हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो आज हम इसके स्कोप डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो आइए देखते हैं इसके माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप क्या क्या हैं। जनरली ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नोट भी आता है और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से यहाँ पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप हैं। दिस इज व्हाट the first one is production of antibiotics, production of other pharmaceutical products, then diagnosis of disease and industrial waste treatment or as well as management, plant growth promotion, sterilization procedures, identification of microbes, testing of pharmaceuticals and steroid biotransformation, then sterile product preparation, and further food industry, how microbiology is useful in food industry, then research and development, and then agriculture and environmental sciences as well as soil sciences, aquatic science. सो यहाँ पर वन बाय वन हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ईच एंड एवरी फील्ड के अंदर किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है और किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व रहती है। सो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट देखिए आप क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। सो यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक, अगर एंटीबायोटिक की डेफिनेशन अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक जो है नेचुरल सोर्सेज लाइक जो माइक्रोब्स हैं उन्हीं से डिस्कवर हुई थी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें लाइक पेनिसिलिन है, लुक एट हियर, दिस इज एंटीबायोटिक एंड दिस इज माइक्रोब्स इन्वॉल्व in the development. So like the first one is penicillin. Okay, penicillin was developed by Penicillium notatum. Okay, Penicillium notatum. Okay, then further we have a streptomycin. Okay, streptomycin was developed again by Streptomyces. Okay, then if we are looking on another antibiotic like tetracycline, so tetracycline derivatives, okay, these tetracycline derivatives are again developed by the same Streptomyces other species. Clear? Then if you are looking on the aminoglycoside antibiotics, so aminoglycoside antibiotic में like gentamicin. So gentamicin is developed by monospora purpurea. Okay, if you are looking on tobramycin, okay, tobramycin again developed by Streptomyces tenebraceus. Okay, so these are various antibiotic, and then further there are so many other antibiotic. I am giving here very few examples. So there are so many antibiotics which are developed by microbes. Okay, now if you are looking on production of other pharmaceutical products like vaccine, okay, these are what, वैक्सीन। सो यहाँ पर वैक्सीन बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं और वायरल वैक्सीन्स। यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से वैक्सीन हैं जो माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रोब्स के थ्रू ही डेवलप हुए हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन होते हैं वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं या फिर किल्ड वैक्सीन होते हैं। ओके, सो देखिए वैक्सीन्स के एग्जांपल्स आप देखिए लाइक BCG वैक्सीन हो गया, ओके, मम्स मीजल्स, okay, rubella. Clear? And then as well as pertussis, typhoid vaccine. Okay, so most of the vaccines are developed with the help of microbes. यहाँ पर सभी में लाइक लाइव अटेन्यूएटेड हो गया, जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं वहाँ पर हम माइक्रोब्स की पैथोजेनेसिटी और वायरुलेंस को
डिक्रीज कर देते हैं और फिर उन्हीं माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। क्लियर, लाइक जैसे कि पोलियो वैक्सीन हो गया, ओके, पोलियो वैक्सीन। सो इस तरह से सभी जो वैक्सीन्स हैं वहाँ पर हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर और देखें कि कहाँ पर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ये यूज़ आ रहा है, सो लुक एट हियर। देन अदर सेकंड पॉइंट के अंदर आप देखें कि एंजाइम प्रोडक्शन में यहाँ पर यूज़ आ रहा है। सो कौन कौन सा एंजाइम जो है माइक्रोब्स के थ्रू डेवलप किए जा रहे हैं, लाइक कैटालेजेस, ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेस। These are the various microbes, these are the various enzymes which are produced with the help of microbes. Clear? So enzymes are also useful in so many reaction, and their production, their large production is required for the use of so many reactions. That's why microbiology is helpful in the production of the various enzyme. Further, like amino acids are also developed with the help of microbiology. So there are so many amino acids which are useful for so many reactions within the body. Clear? And as well as R&D purpose, amino acids are also useful. So, and then further other scope of microbiology like biosurfactants. Okay, biosurfactants. So biosurfactants are also useful in the agriculture industry. So these agriculture industry products are also prepared by pharmaceutical industry with the help of microbes. Now further, if you are looking for diagnosis of diseases, so how microbiology is helpful for diagnosis of the diseases. तो यहाँ पर आप देखिए लाइक बहुत सारी डिजीज का जो कन्फर्मेटिव टेस्ट किया जाता है, इट इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ अलाइजा मेथड यूज किया जाता है, आपको पता ही है। इनिशियली आप देखिए यहाँ पर अभी जैसे कोविड में RT-PCR यूज़ किया जा रहा है, ओके। इसी तरह से और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जहाँ पर एलिजा मेथड यूज़ किया जाता है। एलिजा मेथड में हम एंटीबॉडीज़ की हेल्प लेते हैं। सो मेनी एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द माइक्रोब, जो बहुत सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं उनके आइडेंटिफिकेशन और उनके डायग्नोसिस के लिए, मीन्स कन्फर्मेटिव टेस्ट के लिए हम एलिजा मेथड को यूज़ करते हैं। इसी तरह से दे आर सम अदर लाइक विडाल टेस्ट। Okay, in Vidal test we are also using some microbes which are helpful for the detection of the disease. Then आप यहाँ पर देखिए एक बहुत ही important factor है लाइक antibiotic susceptibility test. Okay, antibiotic susceptibility test. Okay. सो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ पर देखिए जैसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किसी न किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में यूज़ आ रही है, बट माइक्रोब्स क्या करते हैं उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन है या फिर पेनिसिलिन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इन सभी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन को अगर इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में डॉक्टर अब उसमें फर्स्ट चॉइस ड्रग कौन सी उसको प्रेस्क्रिप्शन में लिखे, तो इसके लिए पहले टेस्ट करना होता है किसी भी पेशेंट का कि जिस भी माइक्रोब से उस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, सपोज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हुआ है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हुआ है, लाइक अगर हम बात करें लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ओके, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से अगर इन्फेक्शन हुआ है
तो यहाँ पर जो पेनिसिलिन इज इफेक्टिव, मेथिसिलिन इज ऑल्सो इफेक्टिव एंड वैंकोमाइसिन इज ऑल्सो इफेक्टिव। बट आप यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, उस जो भी पेशेंट है उसका सैंपल लेना पड़ेगा और वहाँ चेक करना पड़ेगा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो इन्फेक्शन हुआ है ये कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। ओके, तो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट में यही चेक किया जाता है कि किस तरह का माइक्रोब से इन्फेक्शन है। क्लियर एवरीवन? सो ये दिस एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट इज हेल्पफुल फॉर द डायग्नोसिस पर्पस एज वेल एज फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। सो ये बहुत ही हेल्प करता है फिजिशियंस की पेशेंट को ट्रीट करने में और सिलेक्शन ऑफ द ड्रग कि कौन सी एंटीबायोटिक उस पेशेंट को दी जाए ताकि उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाए। सो इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है फॉर द treatment purpose of infectious diseases. The looking on industrial waste management. So how microbiology is helpful for industrial waste management. Okay, so यहाँ पर आप देखिए जितनी भी इंडस्ट्रीज है, लाइक चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वो काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट करती हैं। सो यहाँ पर जो टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल को ट्रीट करना पड़ेगा और टॉक्सिक मटेरियल इज ट्रीटेड बाय एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। एक्टिनोमाइसिस एज वेल एज फंजाई एंड प्रोटोजोआ, एज वेल एज सम इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिलीजिंग साइनाइड्स। ओके, साइनाइड्स दे आर रिलीजिंग एंड साइनाइड जो है वो किससे ट्रीट होगा? साइनाइड इज, आपको पता ही है, साइनाइड इज अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस। सो साइनाइड कैन बी डीकम्पोजेस और treated by Streptomyces lavanduli. Okay, this is the microbe which can do help in the deduction of the toxicity of the cyanide. Clear? Then अब जो भी टॉक्सिक मटेरियल इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है उसको क्या करना होता है? डीकम्पोज करना होता है. इट शुड बी डीकम्पोज. ओके, सो डीकम्पोज करेंगे. यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, लाइक स्टील इंडस्ट्री हैं. ओके, स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री. ओके, सो such kind of industry are releasing such toxic material and this toxic material को जो डिकम्पोज करेंगे उस डिकम्पोजिशन से क्या करेंगे? यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट करेंगे. तो यहाँ पर कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं. एनारोबिक माइक्रोब्स. Okay, these anaerobic microbes generate, ultimately decomposes the toxic material and generate some organic material. They generate organic material. Okay, this organic material like alcohol, acids, amines कैन बी फर्दर यूजफुल. सो यहाँ पर जो टॉक्सिक मटेरियल हो रहा है उससे ऑर्गेनिक कुछ माइक्रोब्स की हेल्प लेके, लाइक एनारोबिक माइक्रोब्स की हेल्प लेके उससे ऑर्गेनिक मटेरियल जनरेट किया जाता है और वो ऑर्गेनिक मटेरियल फर्दर जो है उसका रीयूज कर लिया जाता है. तो यहाँ पर देखिए टॉक्सिसिटी को कम करके हम कुछ प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हैं. और आप देखिए कि अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, अमाइन हो गया, ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज आते हैं. तो यहाँ टॉक्सिक मटेरियल से हम फर्दर यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ये फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट करता है. ओके, और वेस्ट भी हमारा कम हो रहा है इंडस्ट्री का. तो इंडस्ट्री इसको यूज करती. नाउ फर्दर इफ यू आर लुकिंग ऑन प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, so how microbiology helpful for plant growth promotion? Growth is depending on the soil fertility. Okay, it is dependent on the soil fertility. Okay, as well as herbicidal resistant, as well as soil nutrient conversions, soil nutrient
conversion. Okay, clear? So these are some factors, as well as like nitrogen fixation. Clear? So these are some factor for the plant growth promotion. अब यहाँ पर आप देखिए कुछ microbes हैं, like there are some microbes which are helpful in the soil fertility and nitrogen fixation. So these microbes are rhizobium, rhodospirillum, pseudomonas, okay, agrobacterium. So these microbes are helpful in the fixation of the nitrogen. Okay, and nitrogen, you know that nitrogen is useful for the nutrient purpose of the soil as well as plant. So nitrogen fixation ये सारे microbes करते हैं. इसके अलावा azotobacter species, azotobacter species also doing help. Then pseudomonas is one of the microbe which can produce secondary metabolites. Okay, it can produce secondary metabolites. Now these secondary metabolites are helpful in the plant growth, okay, by directly method or indirectly method. So they are helpful in plant growth. So these secondary metabolites can be produced by some of the rhizobacterium species. These can be known as a plant growth promoting rhizobacterium species, and one of the example of PGPR is pseudomonas. Okay, so this will do too much help for the plant for their growth. Now further, azotobacter, so azotobacter crococcum is helpful in the production of plant growth hormones. Okay, hormones. So now these hormones like thiamine, gibberellin are helpful in the production of plant growth. Further, if we are looking on nitrogen fixation bacteria, so nitrogen fixation bacteria are also helpful in the soil nutrient conversion. Means जो soil के अंदर जो nutrients होते हैं उनका balance बनाए रखने में nitrogen fixation bacteria help करते हैं, as well as they also helpful in the seed germination. Now if we are looking on the sterilization, so sterilization is what? Killing of the microbes. This is known as a killing of microbes, or we can say removal of microbes from any of the substance. तो अब यहाँ पर देखिए लाइक इंडस्ट्रीज हैं, सो मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है, वहाँ पर स्टरलाइजेशन किया जाता है. तो चाहे कोई सी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो वहाँ पर स्टरलाइजेशन किया जा रहा है, चाहे एंटीबायोटिक की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे पर यहाँ पर आप देखिए अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो वहाँ पर स्टरलाइजेशन किया जा रहा है. तो दे आर सो मैनी मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन लाइक फिजिकल मैथड as well as chemical and gaseous and radiation. So these are the method are useful to kill the microbes. So यहाँ पर स्टरलाइजेशन में माइक्रोब्स का हम यहाँ पर हेल्प लेते हैं, क्योंकि स्टरलाइजेशन का जो वैलिडेशंस किया जाता है एज वेल एज इवेल्युएशन किया जाता है वहाँ पर माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है. ये आप आगे स्टरलाइजेशन जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी समझेंगे कि किस तरह से माइक्रोब्स आर हेल्पफुल इन द स्टरलाइजेशन. आप ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर तो हम केमिकल और फिजिकल मेथड यूज़ रहे हैं, तो यहाँ पर माइक्रोब्स का क्या यूज़ है, हाउ माइक्रोबायोलॉजी इज़ हेल्पफुल. तो यहाँ पर जब हम स्टरलाइजेशन के मेथड को वैलिडेट करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं उसका, तो वहाँ पर हम उन मेथड्स के अंदर माइक्रोब्स
माइक्रोब्स को यूज करते हैं। तो वो माइक्रोब्स ही फर्दर हमें बताते हैं कि स्टेरिलाइजेशन कितना % हुआ है। ओके, so this is the method which is highly useful in every kind of industry. लाइक यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, लाइक फूड इंडस्ट्री हो गई या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पर तो इसका बहुत बड़ा यूज। तो यहाँ पर देखिए आप कौन कौन से माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन में, लाइक बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, बेसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस, Bacillus subtilis, Bacillus subtilis. Okay, so these are the some microbes which are useful in the sterilization procedure. Okay, now further if you are looking on identification of the microbes, तो यहाँ पर देखिए जनरली बहुत सारी नई नई डिजीज आती रहते हैं, नए नए माइक्रोब्स आते रहते हैं। जैसे आप कोरोना वायरस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी डिजीज अगर स्प्रेड होती है तो सबसे पहले उसकी स्टडी की जाती है कि माइक्रोब की स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर माइक्रोबियल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, माइक्रोबियल स्ट्रक्चर। ओके, सो माइक्रोबियल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का काम हम माइक्रोबायोलॉजी में ही करेंगे। तो जितने भी माइक्रोब्स इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं उनकी अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगी एंड हाउ दे स्प्रेड, व्हाट आर देयर फर्दर प्रोसीजर ऑफ डिवीजन के क्या मेथड है, ओके, और क्या किस तरह से वो म्यूटेशन कॉज करते हैं, अगर हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा तो यहाँ पर हम माइक्रोब का आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। और अगर हमने आइडेंटिफिकेशन माइक्रोब का कर लिया तो हमारे लिए माइक्रोब का ट्रीटमेंट करना बहुत हेल्पफुल करेगा वहाँ पर। Okay, that's why the identification of microbe is the part of microbiology. Clear everyone? Now if you are looking on testing of pharmaceuticals, so testing of pharmaceuticals में आप देखिए किस तरह से हेल्पफुल है कि फार्मास्यूटिकल की जो टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया रॉ मटेरियल। ओके, लुकिंग ऑन द रॉ मटेरियल, तो देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया लाइक Pseudomonas as well as Streptomyces as well as Bacillus. Okay, so these microbes are, if present in the raw material, then they can cause hazard to the production of the antibiotics as well as other pharmaceutical products. So यहाँ पर हमारे पास में इंडियन फार्माकोपिया है, वी हैव अ व्हाट, IP इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इन सभी के अंदर उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स दिए हुए हैं और उसकी टेस्टिंग करने के लिए जो प्रोसीजर दिए हैं वो उसको यूज़ किया जाता है एंड रॉ मटेरियल को ट्रीट किया जाता है ताकि रॉ मटेरियल माइक्रो फ्री हो। ओके, देन सेकेंड वी ऑल्सो डू माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, माइक्रोबियल एसे। ओके, सो माइक्रोबायोलॉजी ऐसे इज हाउ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो भी एंटीबायोटिक डिस्कवर की जाती है, सो इन माइक्रोबियल ऐसे वी आइडेंटिफाई द पोटेंसी। ओके, सो अगर हम पोटेंसी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उस ड्रग की तो हमें पता लग जाएगा कि हाउ मच मिलीग्राम ऑफ द ड्रग इज मिनिमम मिलीग्राम और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज इफेक्टिव। ओके, अगर ये चीज अगर हमें पता लग गई तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग की फर्दर डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द पोटेंसी। क्लियर? देन थर्ड, यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। सो यहां पर पता लगाया जाता है कि किस तरह से जो डिसइंफेक्टेंट है, कौन सा डिसइंफेक्टेंट कहां पर यूज किया जाएगा। सो विच डिसइंफेक्टेंट इज यूजफुल, विच डिसइंफेक्टेंट is useful as well as how much quantity required, how much quantity. So there are so many tests which can be used to identify the use of disinfectant, like phenol coefficient test, phenol
coefficient test. Okay, so this test will do help in the identification of the disinfectant. क्लियर. सो डिसइंफेक्टेंट को हम क्लीनिंग पर्पज से, मैन्युफैक्चरिंग एरिया के क्लीनिंग पर्पज से भी यूज करते हैं. नाउ फर्दर इफ यू आर लुकिंग ऑन यूज ऑफ preservatives. Okay, so preservative are useful in the food items. Okay, as well as we are also use preservative in liquid formulations. Clear. So they can also do help. What kind of preservative, how much amount of preservative needed, and which type of preservative needed in which type of dosage form. So these all things can be identified by the help of various tests of the preservative. Clear. So this is the various testing methods of pharmaceutical. Now further, if we are looking on steroid biotransformation, so there are so many microbes like rhizobium, as well as streptomyces species. Okay, so these microbes will produce some enzyme, and these enzymes are helpful in the microbial conversion of steroids. Okay, so these are some examples of steroid like testosterone, as well as estrogen and cortisone. Okay, so these are some steroids. So these steroids can be converted with the help of microbial produced enzyme. Okay. Now here we are looking for sterile plant productions. So sterile products means like injections, parenteral products. Okay, parenteral products as well as ophthalmics. Okay, ophthalmic products. So इन सभी products की जो preparations होती हैं वो माइक्रोबियल फ्री होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करेंगे. ओके, सो स्टेरिलिटी टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि लाल टेस्ट किया जा रहा है, एज वेल एज एयर सैम्पलिंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म फॉर स्टेरिलिटी चेकिंग ऑफ द इंजेक्शन, पेरेंटल प्रोडक्ट्स, ऑप्थेल्मिक एज वेल एज वैक्सीन्स. ओके, so this is how microbiology helpful for the production of such kind of product. Now if we are looking on food industry, so food industry में आप देखिए किस तरह से helpful है. food industry में हमारे पास में beverage बना रहे हैं, beverage, okay, beverage हो गया, and dairy products हो गए, dairy products. so ये सभी बनाए जा रहे हैं, and packed food बनाया जा रहा है, packed food. सो इन सभी के लिए क्या किया जाता है, पैक्ड फूड हो गया, तो यहाँ पर स्टेरिलिटी चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट, स्टेरिलिटी चेकिंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एरिया स्टेरिलिटी, मैन्युफैक्चर एरिया स्टेरिलिटी, ये दोनों चेक किए जाएंगे. एंड जो फूड इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसकी भी चेकिंग की जाएगी, रॉ मटेरियल. सो इन फूड इंडस्ट्री देयर इज़ अ ह्यूज यूज़ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. एंड फूड इंडस्ट्री के अंदर फर्मेंटेशन भी किया जा रहा है. ओके, जो फर्मेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है ब्रेवरेज इंडस्ट्री में. क्लियर. एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल. ओके, सो फूड इंडस्ट्री में यह माइक्रोबायोलॉजी का हम काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं. अब अगर हम R&D की बात करें कि किस तरह से R&D में माइक्रोबायोलॉजी यूज़ आ रही है, तो जैसे आप यहाँ पर देखिए कि इंसुलिन का प्रोडक्शन हो गया या माइक्रोबियल म्यूटेंट्स हो गए, तो यहाँ पर हम माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. लाइक यीस्ट है, ओके, यीस्ट माइक्रोब है, तो इस माइक्रोब को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ लाइक
वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सो जैसे कि इंसुलिन हो गया हमारे पास में, एंड वेरियस हार्मोन्स हैं, ओके। सो उनके प्रोडक्शन में यहाँ पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। एज वेल एज यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के साथ में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो यहाँ माइक्रोबायोलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा योगदान है। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में किस तरह से प्लांट माइक्रोबियल डिजीज़ जो होती हैं उनको डिक्रीज़ किया जाना वो देखा जाता है, एंड क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह से इंक्रीज़ किया जाएगा उसको चेक किया जाएगा, ओके। सो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज किस तरह से किया जाएगा, एंड क्रॉप की जो डिजीज़ है वो किस तरह से डिक्रीज़ की जाएंगी, वो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देखा जाएगा। अगर हम एनवायरमेंटल साइंसेस की बात करें तो यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंसेस में जो एनवायरमेंट है उसके अंदर पॉल्यूशन जो होता है उसको कंट्रोल करने में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। सो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, क्लियर एवरीवन। एज वेल एज अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस के अलावा और बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड लेदर इंडस्ट्री, यहाँ पर भी इसका यूज़ आ रहा है। यहाँ पर जो बायो सर्फेक्टेंट हैं उसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट्स एज वेल एज पेपर प्रोडक्ट्स, ओके। So there are so many uses of microbiology. So microbiology का स्कोप बड़ा वास्ट है। सो होपफुली जो मैंने आपको यहाँ पर स्कोप समझाए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। Hello everyone, now it's time for question round from scope of microbiology. Question number 1, which of the following is scope of microbiology? A, production of antibiotic, B, production of vaccine, C, production of enzyme, and D, all of these. Question number 2, how microbiology is helpful in food industry? A, cleaning of manufacturing area, B, cleaning of raw material, C, providing guideline for packed food items, and D, all of these. Question number 3, how microbiology helpful in industrial waste management? A, converting toxic material into non-toxic material, B, converting cyanide into non-toxic compound, C, converting industrial waste into organic compound with the help of anaerobic bacteria, and D, all of these. Question number 4, how microbiology useful in parental product preparation? A, by using sterility testing, B, by maintaining micro-free production area, C, both of these, and D, none of these. Question number 5, which microbe is useful in plant growth promotion? A, Azotobacterium, B, Agrobacterium, C, Pseudomonas, and D, all of these. So I already given answer of all of these question in my lecture, so go through with the lecture and answer in the comment box. यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।